नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उष्मा, इस अध्याय के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में क्या समानताएं हैं वह लिखना है, और साथ में इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वह लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच में जो समानताएं हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखिए, पहला समानता है दोनों कांच के बने होते हैं। दोनों जो है वह कांच के बने होते हैं। दूसरा समानता है दोनों में पारा का प्रयोग किया जाता है। दोनों में पारा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा समानता है दोनों का प्रयोग पदार्थ का तापमान मापने में होता है, चाहे वो प्रयोगशाला तापमापी हो चाहे डॉक्टरी थर्मामीटर हो। दोनों का जो प्रयोग है वह पदार्थ का तापमान मापने में होता है। अब हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उनको देखते हैं। तो देखिए, पहला अंतर है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग प्रयोगशाला तथा कारखानों में अलग अलग पदार्थ का ताप मापने के लिए होता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग जो है वह प्रयोगशाला तथा कारखानों में अलग अलग पदार्थ का ताप यानी टेम्परेचर मापने के लिए होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए होता है। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग है वह मानव शरीर के जो टेम्परेचर है मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगला जो अंतर है सेकेंड नंबर, वह है कि प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर यानी उसका जो रेंज है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। प्रयोगशाला तापमापी का जो ताप रेंज है यानी परिसर है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जबकि डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर का जो ताप का परिसर होता है यानी रेंज है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी दोनों के दो दो उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मा चालक के उदाहरण को लिख लेते हैं। तो ऊष्मा चालक के उदाहरण है फर्स्ट लोहा, सेकेंड चांदी और थर्ड तांबा। ये सभी क्या है? तो ऊष्मा चालक के उदाहरण है। अब हम लोग ऊष्मारोधी के उदाहरण को लिख लेते हैं। तो ऊष्मारोधी के उदाहरण है पहला कांच, दूसरा प्लास्टिक और तीसरा सूखी लकड़ी। तो ये सभी क्या है? तो ऊष्मारोधी के जो है उदाहरण है। ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, उनको पूरा करना है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी जो है तापमान डैश में क्या होगा? तो तापमान द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। उबलते हुए पानी का ताप यहाँ डैश में होगा, डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। तो डैश में क्या होगा? तो डॉक्टरी। नेक्स्ट है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं। तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो डैश में क्या होगा? तो सेल्सियस। नेक्स्ट है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के
प्रक्रम को डैश कहते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को जो है विकिरण कहते हैं। तो डैश में क्या होगा? तो विकिरण। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध में प्याले में रखी गई है। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध में प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। तो डैश में क्या होगा? तो चालक के द्वारा। ठीक है, चालक प्रक्रम के द्वारा करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा अधिक अवशोषण करते हैं। हल्के रंग के वस्त्र के अपेक्षा तो डैश में क्या होगा? गहरे काले रंग के वस्त्र ऊष्मा अधिक अवशोषण करते हैं। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिए गए कथनों का जो है वह कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए, कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं, क नंबर है थल समीर के बहने का समय। ख नंबर है समुद्र समीर के बहने का समय। ग नंबर है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। और घ नंबर है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। इसी टाइप से कॉलम बी में शब्द दिए गए हैं। पहला है गर्मियाँ, दूसरा है सर्दियाँ, तीसरा है दिन और चौथा है रात। तो देखिए, थल समीर के जो बहने का समय है वह होगा रात में। तो थल समीर के बहने का समय कब है? तो रात में। तो इसको किससे मिलाएंगे? तो रात से। इसी प्रकार से ख है समुद्र समीर के बहने का समय है। तो समुद्र समीर के बहने का समय कब है? तो दिन में। तो इसको किससे मिलाएंगे? तो दिन से। इसी टाइप से ग नंबर है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है। तो सर्दियों में। तो इसको किससे मिलाएंगे? तो सर्दियों से, क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े हैं वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है। घ नंबर है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। तो हल्के रंग के जो कपड़े पसंद करने का समय है वो होगा गर्मियों में। ठीक है। तो गर्मियाँ, तो इसको किससे मिलाएंगे? तो गर्मियाँ से। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों से बने वस्त्र में अधिक वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। इसलिए एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। ठीक है, जो अधिक गर्मी प्रदान करता है। 6 नंबर प्रश्न है, चित्र 4.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो चित्र जो है 4.13 को देखना है और बताना है कि कहाँ कहाँ पे चालन, संवहन तथा विकिरण हो रहा है। तो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक बर्तन है। बर्तन में देखिए ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ठोस है। तो ठोस में ही क्या होता है? चालन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो चालन का प्रक्रिया हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए संवहन, तो संवहन जो है गैस में होता है। तो पानी का जो वाष्पन क्रिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है? तो संवहन होता है। ठीक है। तो ये जो भाग है ऊपर वाला पानी जो द्रव है उसमें क्या हो रहा है? तो संवहन हो रहा है। और सबसे बाद में है विकिरण। तो देखिए यहाँ से जो आग मिल रहा है इसको, ठीक है, जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो विकिरण हो रहा है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, चित्र 4.13 को देखिए। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो चित्र जो है 4.13 को देखना है और बताना है कि कहाँ कहाँ पे चालन, संवहन तथा विकिरण हो रहा है। तो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक बर्तन है। बर्तन में देखिए ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ठोस है। तो ठोस में ही क्या होता है? चालन होता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चालन का प्रक्रिया हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए संवहन, तो संवहन जो है गैस में होता है, तो पानी का जो वाष्पन क्रिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो संवहन होता है। ठीक है, तो ये जो भाग है ऊपर वाला पानी जो द्रव है उसमें क्या हो रहा है, तो संवहन हो रहा है। और सबसे बाद में है विकिरण। तो देखिए यहाँ से जो आग मिल रहा है इसको, ठीक है, जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो विकिरण हो रहा है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाना चाहिए, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका जो उत्तर है, क्योंकि सफ़ेद रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम ऊष्मा अवशोषित करता है। सफ़ेद रंग जो है वह अदर कलर की अपेक्षा जो है कम ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए घर के अंदर तापमान में अधिक वृद्धि नहीं होगी। यही कारण है कि बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद रंग का पेंट किया जाता है, ताकि सफ़ेद रंग जो है वह कम ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो घर का जो तापमान है वह बढ़े ना। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो मिश्रण के बाद उसका ताप क्या होगा यह बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। तो देखिए क नंबर ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, ख नंबर ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, ग ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस और घ ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा घ नंबर 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोले को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा यह बताना है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए क नंबर ऑप्शन है लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख नंबर ऑप्शन है ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग नंबर ऑप्शन है जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और घ नंबर ऑप्शन है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ख नंबर, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ख नंबर। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा यह बताना है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए क नंबर ऑप्शन है चालक के कारण ठंडा हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। ग नंबर ऑप्शन है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा और घ नंबर ऑप्शन है ठंडा नहीं होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा घ नंबर, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो है लकड़ी में ऊष्मा का जो है प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यह ऊष्मारोधी है, तो इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका जो दूसरा सिरा है वह आइसक्रीम के प्याले में जाने के बाद भी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो घ नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा कड़ाही में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है,
इसका कारण क्या हो सकता है यह बताना है। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए क नंबर ऑप्शन है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख नंबर ऑप्शन है ऐसे कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग नंबर ऑप्शन है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। और घ नंबर ऑप्शन है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा को साफ करना अधिक आसान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ग नंबर, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ग नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।